नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप्ति के नेतृत्व में युवाओं और छात्रों का आंदोलन 1 माह से अधिक वक्त से चल रहा है। इस आंदोलन के ठीक 1 महीने बाद यानी कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया था और संसद मार्च की ओर कूच भी किया। इससे पहले 18 जुलाई की वो तारीख थी जब प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को 21वें दिन, उनको 28 जून से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको 21वें दिन सुबह के वक्त जंतर मंतर से जबरन उठा लिया गया। ऐसा आरोप सीजेपी की ओर से लगाया गया। इस वक्त भी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है, भले वो सफदरजंग के अस्पताल में है। लेकिन 20 जुलाई की तारीख इस आंदोलन के दृष्टिगत क्यों महत्वपूर्ण है? 20 जून से जिस आंदोलन का आगाज हुआ उस पर देश भर की नज़र 20 जुलाई को पड़ी और उसकी एक साफ वजह थी कि 20 जुलाई को संसद का अधिवेशन, जो मानसून सत्र का पहला दिन यानी कि संसद के मानसून सत्र का आगाज भी होना था और 20 जुलाई को ही जंतर मंतर से संसद तक का मार्च होना था। बड़ी तादाद में युवा, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक इस मार्च में शामिल हुए। मार्च ठीक है कि संसद भवन तक नहीं पहुंचा, लेकिन संसद भवन के पास, संसद भवन के काफ़ी नज़दीक तक मार्च पहुंचा और पुलिस की जद्दोजहद के बावजूद, अश्रु गैस, लाठीचार्ज, तमाम तरह के बल प्रयोग के बावजूद छात्र काफ़ी दूर तक पहुंचने में सफल हुए। इस मार्च में शामिल होने के लिए चंपावत जिले के सामाजिक कार्यकर्ता दीपेश शर्मा भी दिल्ली गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा, कैसे उनके अनुभव रहे, इस आंदोलन को लेकर उनका क्या नज़रिया है, आंदोलन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और आंदोलन इतना लंबा क्यों चला, इन सब बातों पर सीधे बात करने के लिए दीपेश शर्मा जी, जो कि अभी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। दीपेश जी, जो संसद मार्च आहूत किया गया था, उसका ऐलान किया गया था, उसमें आपने भाग लेने के लिए आप गए और आप आज सुबह ही दिल्ली से वापस आए हैं, तो आपकी आंखों देखी तो बाद में जान जाएगी। तो पहले ये आप बताइए कि आपको वहाँ जाना मतलब के पीछे क्या मकसद था? आपने क्यों जाना पसंद किया कि मुझे जाना चाहिए, ऐसा क्यों सोचा? जी जोशी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया। जहाँ तक इस क्यों का सवाल का जवाब है वो बिल्कुल सीधा है। जो 18 तारीख को सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से उठाया गया, एक 21 दिन से भूखा व्यक्ति, आप उसे इस तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से उठा रहे हैं और जिस तरीके से सफ़ेद पर्दों से उन्हें लपेट कर जो है लेके जाया जा रहा है, वो कोई आतंकवादी या कोई ऐसे दल से नहीं जुड़े थे जो देश विरोधी हों। वो केवल और केवल एक छोटी सी मांग को लेकर वहाँ पर बैठे थे। और जब उनको उठाया गया 18 जुलाई के दिन, 18 जुलाई के दिन जब उन्हें उठाया गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें लगा कि अब जो है जाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से वो चिंगारी जो है मेरे अंदर सुलगी और भड़की और मुझे महसूस हुआ कि क्यों नहीं मैं जाऊँ, और इसीलिए मैं वहाँ गया। आप केवल जंतर मंतर के में जाकर प्रोटेस्ट करने के लिए और उस संसद मार्च में शिरकत करने के लिए गए जी। तो अब जो आपने वहाँ देखा, जिस तरह से वहाँ बल प्रयोग भी पुलिस की ओर से हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स और अर्ध सुरक्षा बल जो भी वहाँ तैनात थे, बावजूद उसके कई अवरोधों को पार करते हुए युवा छात्र आगे बढ़ गए। तो करीब 2.5 किलोमीटर जो संसद की दूरी है जंतर मंतर से, उसके बहुत करीब पहुँच गए। तो लोगों का उत्साह किस तरह का था, किन किन जगहों से लोग आए थे जिनसे आप इंटरेक्ट हुए होंगे, तो उनकी जो सोच थी वो किन किन कारणों से वहाँ पहुँचे थे? देखिए, सभी युवाओं में पहले तो आक्रोश था। वो आक्रोश सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर था कि 2014 से लेकर अभी तक
89 बार जो है पेपर स्टेट और केंद्र में लीक हो चुके हैं, केंद्र की परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में लीक हो चुके हैं। उस पर जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी। दूसरा, जो सीधी सीधी मांग जो रखी गई थी जंतर मंतर से, चूंकि ये एक लोकतांत्रिक भारत है और पहले भी इस तरीके की इस्तीफे दिए जा चुके हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए। जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, ना उनका इस्तीफा हो रहा है, इस्तीफा तो छोड़िए, एक संवाद भी नहीं हो रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, एक संवाद भी नहीं हो रहा है, तो इस आक्रोश को लेकर जो युवा जो है देश भर से वहाँ उमड़ा था। हमने देखे वहाँ बिहार से लोग आए थे, वहाँ छत्तीसगढ़ से लोग आए थे, वहाँ एमपी से वहाँ पर लोग थे, यूपी के लोग वहाँ पर थे, हरियाणा के लोग वहाँ पर थे, पंजाब से, वहाँ राजस्थान से वहाँ लोग थे, गुजरात से लोग वहाँ थे, तमाम जगहों से जो है वहाँ पर लोग हमें मिले। खुद उत्तराखंड से हम गए थे तो हमने देखा कि कुछ पिथौरागढ़ के भाई भी वहाँ पर थे, कुछ खटीमा से लोग भी गए थे, चंपावत से मैं भी गया था और मेरे साथ कुछ एक दो लोग भी थे। तो इस तरीके से वहाँ पर जो ये आक्रोश था उसका सिर्फ और सिर्फ मूल कारण यही था कि जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही और इस लोकतांत्रिक भारत में संवाद क्यों नहीं हो रहे, क्यों जो सरकारें जो हैं वो संवाद करने से पीछे हट रही हैं। शर्मा जी, आपने संवाद की बात कही जी, तो अभी तक एक प्रकार से डेडलॉक की स्थिति थी जी। डेडलॉक से डायलॉग तक की जो स्थिति कैसे बनेगी, यद्यपि कल केंद्र सरकार की ओर से कोशिश की गई ऐसा कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक डेलीगेशन जो सीजेपी का था, कोकरोच जनता पार्टी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बात की, लेकिन एक दिन बाद अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं उनका कहना है कि बातचीत तो जो हुई वो कोई उसमें पॉजिटिव साइन नहीं थे। साथ में उस दौरान करीब 3 घंटे तक कोई कन्वर्सेशन, जो 2 लोग गए थे उनके फ़ोन वगैरह बंद थे और जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो मार्च में थे वो बिल्कुल डिसकम्युनिकेट हो गए थे। एक प्रकार से वो कहते हैं कि हाउस अरेस्ट शब्द उन्होंने इस पर किया है। तो ये डायलॉग क्या कोई उम्मीद जगाता है? ये डायलॉग डाइवर्जन टैक्टिक्स थी? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं और हमारा तो मानना सीधा सीधा इसमें यह है कि यदि आप डायलॉग वाले होते तो इतने लोगों को वहाँ एकत्रित होने की आवश्यकता ही नहीं होती। ना वो लाठीचार्ज होता, ना आंसू गैस के गोले दागे जाते, ना युवाओं की वो हालतें होती। हमने खुद देखा वहाँ पर जो है तो मातृशक्ति पर भी उन्होंने लाठियाँ चार्ज की। आज आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, आज आपको डायलॉग महसूस हो रहा है। खुदा न खास्ता, भगवान न करता, यदि कल कोई अप्रिय घटना वहाँ पर हो जाती, क्योंकि जोशी जी वहाँ पर जो माहौल था मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोगों ने सुबह जब मार्च शुरू किया, करीबन हम लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे से हम लोगों ने जंतर मंतर से जो है मार्च शुरू किया और हम लोग जो है जंतर मंतर से होते हुए संसद मार्ग से होते हुए, जबकि उनके संसद मार्ग में जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्होंने लाठीचार्ज किया। और उसके बाद इसी बीच वो जो है अभिजीत दीपके और उनकी पूरी टीम को जो है अपना उन्होंने एक तरीके से, एक जैसा आप बता रहे थे, एक गाड़ी में जो उन्होंने डाल के उन्होंने बंदी बना दिया। बंदी क्या बना दिया, उन्होंने अंदर बंद कर दिया और पूरी भीड़ को है जो उनका सिर्फ मुद्दा ये था कि लीडरशिप से इनको हटा दो और फिर भीड़ को हम लोग जो है तितर बितर कर देंगे। तो उनका ये सीधा ये था। और जब हम संसद मार्ग से आगे बढ़े तो आपका शास्त्री भवन पर वहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी थी और इसी तरीके से रेलवे भवन और आपका जनपद जो है और सीपी का जो इनफैक्ट जो सीपी और जनपद के जो आपके जो मेट्रो स्टेशन से वो भी बंद कर रखे थे। तो पूरा का पूरा जो रूट था, उस रूट को कहीं ना कहीं से बैरिकेडिंग लगा के किया था और वहाँ पर आरएएफ और पुलिस प्रशासन पूरा तैनात था और वो इस तरीके से तैनात था जैसे कि हम कोई आतंकवादी हैं। और हमने देखा वहाँ पर कि लोग किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। कोई तिरंगा लहरा रहा है, कोई वंदे मातरम गा रहा है, कोई हम होंगे कामयाब गा रहा है, कोई सरफरोशी की तमन्ना गा रहा है और देश के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे। तो इस पूरे परिवेश में ये कह देना कि हमने प्रोटेस्ट के बाद में एक 20 तारीख को जो मार्च हुआ था उसके बाद में कोशिश की बात करने की, मुझे लगता है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और लोकतंत्र की तो परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है और सरकार को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी अब यहाँ पे अपनी जवाबदेही वो तय करनी पड़ेगी, अन्यथा इसका जवाब आने वाले चुनाव में इन्हें दिखाई देगा। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे अवरोध थे वहाँ पहुँचने तक जी। मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद आपने 4-5 मेट्रो स्टेशन के मुख्य द्वार बंद किए थे और अनेक तरीके से अवरोध करने की कोशिश की। इन सब के बावजूद बड़ी तादाद में युवा छात्र, उनके अभिभावक अलग अलग राज्यों से पहुँचे। तो ये उत्साह या इतनी बड़ी संख्या में पहुँचने से आपको क्या लगता है, युवाओं में ऐसा क्या था कि जो वहाँ जाना ही था और वहाँ अपना
विरोध दर्ज कराना था, इसके पीछे का भाव क्या था? देखिए, इसके पीछे का भाव देखिए, मैं तो आज मेरी उम्र 38 हो गई है, तो मैं तो अब युवा कैटेगरी से बाहर निकल चुका हूँ। युवा मैं कहूँगा 30 या 32 साल तक के ही लोग जो हैं वो युवा, उनमें जोश और जुनून उस तरीके का रहता है। अब हम जैसे लोग जो एक फैमिली मैन बन चुके हैं, वो क्यों गए थे? वो भी इसी भाव को लेकर गए थे। कल को हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे भी आस पड़ोस में हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने भी पेपर देने हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो भाव सीधा सीधा ये था, सभी राज्यों से जो लोग आए थे उन सभी का भाव एक था। आज यदि इस चीज़ को नहीं रोका गया तो आने वाला भविष्य में हमारे बच्चों के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होता रहेगा, उनकी परीक्षाएं इसी तरीके से लीक होती रहेंगी। और हमें ये आज सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, ये इस देश का फ्यूचर हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, इन्हीं में से कल डॉक्टर्स बनेंगे, इन्हीं में से कल इंजीनियर्स बनेंगे, इन्हीं में से कल फिलोसोफर्स बनेंगे, इन्हीं में से पॉलिटिशियंस बनेंगे जो देश को संभालेंगे, और इन्हीं में से कुछ लोग डिफेंस में जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस भाव को कि ये हमारे देश का भविष्य है, ये केवल विद्यार्थी नहीं है। तो आपने मजबूर किया हमारे लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए। किसी विद्यार्थी को मान्यवर कोई शौक नहीं है वहां पर जाकर पुलिस की लाठी खाने का, सिर्फ फुड़वाने का अपना शौक नहीं है। हम मजबूरी में हमें जाना पड़ा, या हमारे जैसे लोगों को या युवाओं को वहां जाना पड़ा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर को देखते हुए हमें जाना पड़ा। ये वहां पर भाव था। शर्मा साहब, जैसे एक मांग कहें कि सबसे बड़ी मांग जो तात्कालिक है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, या तो वो खुद इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री उनको मंत्रिमंडल से हटाएं। तो क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे भर से जो शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, या इस्तीफे के अलावा और तमाम कदम उठाने होंगे? तो वो क्या कदम होंगे, और क्या इस्तीफे को लेकर कि इस्तीफा दिया ही जाए, इसको लेकर जैसे सरकार की ओर से अभी तक जो गतिरोध है वो इस पर एकदम राजी नहीं है, इस पर कोई बात नहीं हुई, तो क्या आंदोलनकारी थोड़ा सा अपनी मांग पर कुछ शिथिलता हो सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, भले ही वो धर्मेंद्र प्रधान जी हों या दूसरे कोई मंत्री हों? जी देखिए, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा, उन्हें अभी तक तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे ही देना चाहिए था, क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार और भारत के संविधान में पहली बार नहीं हो रहा कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से इस्तीफा उनसे मांगा जा रहा है। पहले भी हमने देखा है भूतकाल में कि इस्तीफे हुए हैं। जब बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती थी, हमने देखा है रेल मंत्री को इस्तीफा देते हुए, हमने देखा है डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देते हुए। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और इस्तीफा देने से क्या बदलेगा? इससे जवाबदेही तय होगी। वर्तमान सरकार कभी न ये न भूले कि आप एक लोकतांत्रिक भारत में चुनकर आए हैं, तो आप जनता से ऊपर नहीं हैं, आप देश से ऊपर नहीं हैं। आपको जवाबदेही तय करने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये रूलिंग पार्टी तय करे कि वो किस तरीके से शिक्षा नीति पे काम करना चाहती है। अच्छे लोगों को कैबिनेट्स में लाए, पढ़े लिखे लोगों को कैबिनेट्स में लाए, बुद्धिजीवी लोगों को कैबिनेट्स में लाए, और उनसे पूछे, उनसे डिस्कस करें, वार्तालाप करें, और समझे चीज़ों को कि किस तरीके से शिक्षा नीतियाँ ठीक की जा सकती हैं। पेपर लीक देखिए, मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। पेपर लीक एक बार की गलती होती तो सरकार की पहली बार की गलती समझ के उसे माफ कर दिया जाता, लेकिन ये बार बार रिपीटेटिव हो रहा है। तो इस समय पर नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर में 20 जून से जो आंदोलन है आज 21 जुलाई को भी जारी है, यानी कि अब दूसरा महीना हो गया है जी। लेकिन आंदोलन केवल अब दिल्ली तक नहीं रह गया, मुंबई में भी आंदोलन इसको लेके चला। 21 जुलाई को देहरादून में भी एक आंदोलन बेरोजगारों का चल रहा है, जो जेई और एई की भर्ती से सहित कई विभागीय परीक्षाओं को लेकर, कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उनकी मांग है। और वो देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच उन्होंने किया। तो अब ये जो नौजवानों में, छात्र छात्राओं में इस तरह का एक प्रकार से जो आवेश है, क्या ये किसी इरिटेशन, किसी फ्रस्ट्रेशन या अवसर मिलने की कमी की वजह से है, या इसके पीछे और कोई कारण देखते हैं? देखिए, अब कुछ लोग तो इसे पॉलिटिकल एंगल से जोड़ते हुए देखते हैं। कुछ लोग, जैसे हमने पहले भी कहा कि जब हम कल जंतर मंतर में भी गए तो बहुत से लोगों ने लिखा कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो बेस होता है, आप मूल मुद्दे से न भटकें। अगर इस प्रकार की चीज़ें आज सामाजिक परिवेश में हो रही हैं
कहीं पेपर लीक पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पर एक्शन एई जेई जो हमारे इंजीनियर्स हैं या जूनियर इंजीनियर्स हैं वो अगर धरना दे रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, कारण पे फोकस कीजिए। आप अपने आप को विश्व का 1 नंबर का दल बाद में बताएं। हमारा मानना यह है, जनता का मानना यह है कि आप पहले जो मूल मुद्दे हैं उन पर काम कीजिए। तो 2 एंगल तो देखिए हर चीज़ के होते हैं। आप कुछ लोग इससे राजनीति से जोड़ेंगे, लेकिन हम तो इसे ये कहते हैं कि आप मूल मुद्दों पर काम कीजिए। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि आप मूल मुद्दों से भटकिए मत, उन पर काम कीजिए। आप उन पर बुद्धिजीवी लोगों को बैठाइए ना, आप टीम बनाइए, आप उन पर बैठाइए और उनको कहिए कि उनकी समस्या क्या है, उस पर काम होना चाहिए। तो दीपेश जी, क्या आंदोलन अगर लंबा चलता है दिल्ली जंतर मंतर का, तो आप आगे भी आंदोलन में जाएंगे? जी बिल्कुल। मैं ही क्या, मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष से लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से भी हम अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे, देखिए हम ये कभी भी ना बोलें कि हम एक ऐसा देश है जिसके नाम का डंका विदेशों में भी बजता है। बाहर के देश के लोग भी कहते हैं हाउ यू गाइस सर्वाइव। मैंने खुद ने सुना है, मैंने खुद ने देखा है। मैं एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने खुद ने देखा है। हमारे क्लाइंट्स कहते हैं हमसे कि हाउ यू गाइस सर्वाइव। उनका कहने का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे विशिष्ट जातियों और विशिष्ट धर्मों के लोग रहते हैं, अब फिर भी आप जो है कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो हम ये कभी भी नहीं बोले हैं कि हम एक वो कहते हैं ना, हमारे समाज शास्त्र में एक लाइन थी कि विविधता में एकता भारतीय देश की विशेषता। तो हम ये इस चीज़ को कभी भी ना बोलें। और दूसरी बात, हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रोटेस्ट को करें तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। हम अपने भारत की जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसे कभी भी नुकसान न पहुंचाएं। मैं उसके खिलाफ हूँ, खास करके व्यक्तिगत रूप से मैं उसका विरोध करता हूं। देखिए, आप बसें तोड़ेंगे, आप आगजनी करेंगे, उससे हमारे देश को नुकसान होगा और वो कहीं ना कहीं वो पैसा, वो चीज़ें हमारी ही जनता के ही जेब से निकलेगा और हमारे राजकोष में, भारत के राजकोष में उसका फर्क पड़ेगा। आप ऐसी चीज़ें न करें, लेकिन प्रोटेस्ट कीजिए। यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, राइट। आपको आर्टिकल 19A भी कहता है कि आप संवैधानिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तोड़फोड़ करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत देश की मिट्टी और हमारा खून हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति सिखाता है। हमें सिखाया गया कि देश पहले, उसके बाद में सब कुछ। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आंदोलन 20 जून से चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में और 20 जुलाई उसके लिए खास तारीख थी, जंतर मंतर से संसद कूच की तारीख। इस आंदोलन को लेकर नौजवानों की जो मांग थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और तमाम तरीके से रोजगार के, तमाम तरह से शिक्षा के बेहतर मौक़ों की संभावनाओं को तलाशना, उसके लिए सरकार पर दबाव बनाना। इस आंदोलन में आंदोलन करने वाले कानून के दायरे में आंदोलन करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है उसके तहत आंदोलन करें। तो आंदोलन से आपत्ति किसी को नहीं होती है। सवाल उस मांग का है, उस मुद्दे का है जो आंदोलन के जरिए उठाया जा रहा है। क्या वो वास्तविक है या वो आर्टिफिशियल है। 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी वो पेपर लीक उसमें हुआ था। सरकार ने, भारत सरकार ने 12 मई को उस परीक्षा को निरस्त कर दिया था और उसके बाद वही परीक्षा 21 जून को हुई, जिसे एक प्रकार से कह सकते हैं रीनीट एग्ज़ाम। उसका रिजल्ट आ गया है। उस रिजल्ट में भी कई परीक्षार्थियों का ये कहना है कि जो OMR सीट में जो मार्क्स थे और जो मार्क्स वास्तव में आने थे, दोनों में फ़र्क है, यानी कि जो मार्क्स वास्तव में आए वो कम हैं। ऐसे में असमंजस छात्रों के, परीक्षार्थियों के और युवाओं के मन में है। परीक्षा निष्पक्ष रूप से हो और निष्पक्ष रूप से होने का भरोसा परीक्षार्थी को भी हो। ये व्यवस्था सरकार की ओर से कब लागू होगी, यद्यपि भारत सरकार के ओर से कहा जा रहा है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसे पाप करने वालों को सज़ा कब होगी, त्वरित सज़ा कब होगी। पाप करने वाले जो बड़े लोग हैं उनको कब, बड़ी मछलियों को पकड़ने की ज़रूरत है। ये आंदोलनकारी इस बात पर फोकस कर रहे हैं। युवाओं का भविष्य, और युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं, तो देश को भविष्य, बेहतर भविष्य की ओर ले जाना, देश को जैसा खुद सरकार कहती है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसके लिए युवाओं की अहम भूमिका है। और युवाओं की भूमिका कैसे पूरी होगी, उसके लिए पढ़ाई,
उसके लिए कमाई बहुत ज़रूरी है। यानी कि शिक्षा और रोजगार दो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये आंदोलन हो रहा है। ऐसे में जाहिर है कि युवा अपनी बात को कहने के लिए सड़क पर उतरे हैं और इस वक्त संसद भी चल रही है और संसद में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। यानी कि इस वक्त एक अच्छी बात ये भी है कि शिक्षा रोजगार जैसा विषय सड़क से संसद तक प्राथमिकता में और प्राइम एजेंडे के रूप में दिखेगा। कम से कम अगर आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रूप से होता है तो ये भी एक उपलब्धि कही जा सकती है, जैसा शर्मा जी ने अभी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।